हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। तो आज इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इस चैप्टर को बहुत ही फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के नाम में ही बताई गई है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसको जनरली हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत जनों को एक कन्फ्यूजन होता है जिसे मैं बोल देता हूँ एक्सक्रीशन और इजेशन, ये दोनों अलग होता है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो पॉटी करना होता है वो एक्सक्रीशन नहीं होता। ठीक है, तो जो हम सुसु करते हैं उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं और जो पॉटी करते हैं उसे हम इजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डाउट था जो कि जनरली मैंने देखा है लोगों को होता है, तो वो मैंने क्लियर कर दी। तो एनिमल्स जो होते हैं इनमें ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस या एक्सेस इंजेशन के कारण जो है उनके बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बनते हैं, लाइक यूरिया, एमोनिया, फिर यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे टाइप के जो है बहुत सारे एलिमिनेटरी प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है बनते हैं। अब एनिमल्स की बात करें तो उनमें जो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये सबसे मेजर नाइट्रोजनस या एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है उनके बॉडी में बनता है। उनमें से जो है अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, और उसे सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है ताकि उसे हम बॉडी से एलिमिनेट कर पाए। और जो यूरिक एसिड होता है वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है और उसे सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है ताकि उसे हम बॉडी से एलिमिनेट कर पाए। अब जो एनिमल्स जो है अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उसे हम एमोनोटेलिक बोलते हैं। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो जो बोनी फिशेस होते हैं और जो एक्वाटिक एम्फीबियंस होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं उसे हम जो है एमोनोटेलिक बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया को सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, जो ये एक जेन्युइन सी बात है कि वो जो है वाटर में ही प्रेजेंट होंगे। फिर जो एनिमल्स जो है जो यूरिया जो है एक्सक्रीट करते हैं उसे हम यूरियोटेलिक बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें जो है यूरियोटेलिक बोला जाता है। फिर जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिशेस होते हैं कुछ, ठीक है, वो जो है यूरियोटेलिक हो जाते हैं। और जो एनिमल यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हैं उसे हम यूरिकोटेलिक एनिमल बोल देते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो होते हैं वो जनरली इसके एग्जांपल हो जाते हैं। अब ये जो यूरिक एसिड होता है ना, जो ये एलिमिनेट करते हैं वो बिल्कुल एक पैलेट के फॉर्म में होता है, यानी कि एकदम कंसनट्रेटेड होता है, उसमें वाटर होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके शर्ट में या टी शर्ट में कभी बाई चांस जो है किसी पक्षी ने पॉटी कर दिया है तो आपको पता चलेगा कि ये यूरिक एसिड कैसा होता है। ओके, अब बात करते हैं कि एनिमल किंगडम्स में जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो है बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है जिसे हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं, ये जनरली प्लैटी हेलमिन्थेस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लिटवर्म और प्लेनेरिया। ठीक है, फिर उसके साथ साथ ये जो है कुछ एनालिड्स में भी देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें प्रोटोनेफ्रिडिया की तो इसका मेन काम जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का ही होता है। फिर अगर नेफ्रिडिया इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो ये जो है जनरली हमें अर्थवॉर्म्स और एनालिड्स में देखने को मिलता है और दूसरे एनालिड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, मैल्फिगियन टिब्यूल्स की बात करें तो ये जो है मोस्टली इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, लाइक कॉकरोचेस, और जो है मैल्फिगियन बॉडी जो है फ्रॉग में भी मिलता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये एंटेनल ग्लैंड जिसे हम ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं। ये जो है क्रस्टेशियंस में, लाइक प्रॉन्स, जो चिंगड़ी माछ होते हैं जिसे हम बंगाली में बोलते हैं, उनमें ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो हम उनकी बात कर लेते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने में एक्साइटेड है, यानी ह्यूमंस, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और उसके सिस्टम के बारे में। अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें एक पेयर ऑफ किडनी और एक पेयर ऑफ यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। अब किडनी जो होते हैं वो जनरली रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, बीन शेप जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे और थर्ड लंबर वर्टिब्रे यानी कि जो पेट का जो वर्टिब्रे होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। अब किडनी का जो जनरली जो अगर हम साइज बोले, जैसे कि हम स्मार्टफोन जब खरीदते हैं तभी उसका साइज, थिकनेस, ये सब देख लेते हैं, तो इसका जो लेंथ होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में होता है। जो विड्थ यानी कि जो चौड़ाई होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और जो मोटापन होता है इसका, ठीक है, वो इसका 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और इसका एवरेज अगर वेट की बात करें तो 120 से 170 ग्राम के बीच में इसका वेट होता है। अब अगर किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें ना तो इधर एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे इधर लेबल नहीं किया है, इसे हम बोल देते हैं हाइलम। और फिर अगर इस हाइलम यानी कि नॉच लाइक स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दे तो यहाँ एक फनल लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है जिसे हम बोल देते हैं रेनल पेल्विस। ओके, अब रेनल पेल्विस से अगर और दूर जाए तो इधर कुछ ऐसे ऐसे जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स है इसे हम कैलिसेस बोल देते हैं। ओके, इसके साथ साथ इधर जो है बहुत सारे कॉनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोल देते हैं मेडुलरी पिरामिड। ओके, अब अगर हम एक मेडुलरी पिरामिड को देख ले तो यहाँ की किडनी का जो बाहर का पार्ट है इसे हम कॉर्टेक्स एरिया बोल देते हैं और यहाँ का जो अंदर का पार्ट आ जाता है उसे हम जो है मेडुलरी पार्ट बोल देते हैं। अब बहुत सारे कॉर्टेक्स का पार्ट आप इधर देख सकते हो कि बहुत सारे कॉर्टेक्स के पार्ट जो है वो ऐसे मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर अंदर भी है। इसे हम रेनल कॉलम या हम कॉलम ऑफ बर्टिनाई भी बोल देते हैं। अब ये तो था किडनी का स्ट्रक्चर। अब हम जो है एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। अब एक नेफ्रॉन में जहाँ से ब्लड आ रहा है उसे हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोल देते हैं और जहाँ से ब्लड ग्लोमेरुलस होके जा रहा है उसे हम इफरेंट आर्ट्रियोल बोल देते हैं। ठीक है, अब एक नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक ये ग्लोमेरुलस और एक होता है ये ट्यूबुलर पार्ट। जितना भी ग्लोमेरुलस को छोड़ के जितना भी पार्ट आप नेफ्रॉन में देख पा रहे हो उसे हम ट्यूबुलर पार्ट बोल देते हैं या रेनल ट्यूब्यूल बोल देते हैं।
अब ये ग्लोमेरुलस जो होता है ना, ये जनरली आर्टरीज का एक गुच्छा होता है जहाँ पे सारे ब्लड्स आते हैं जिन्हें की फिल्टर होना है। ओके, जहाँ से हम फिल्ट्रेट को सेपरेट करते हैं ब्लड से। ओके, अब जो फिल्ट्रेट जो ग्लोमेरुलस से जो है फिल्टर होते हैं वो एक स्ट्रक्चर में जाते हैं जिसे हम बोमेंस कैप्सूल बोल देते हैं, जो कि डबल लेयर होता है, यानी कि बाई लेयर होता है। अब ये ग्लोमेरुलस और ये जो बोमेन कैप्सूल पार्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नेफ्रॉन का, जिसे हम और एक नाम से जानते हैं मैल्फिगियन बॉडी या रेनल कॉर्पसल। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है जिसे आपको याद रखना है। अब इसके साथ साथ जो है एक नेफ्रॉन में बहुत सारे जो है बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका पीसीटी जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, और एक होता है आपका डीसीटी जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल देते हैं। तो इधर हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया है, लेकिन बचा है ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है, जिसे हम हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि लड़कियां जो है बालों में लगाते हैं। कुछ एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ऐसा ये आप देख सकते हो, इसे हम लूप ऑफ हेनले बोल देते हैं। इसके दो लिम्स होते हैं, एक डिसेंडिंग लिप और एक असेंडिंग लिप, ठीक है। अब एक स्पेशल बात में जो मैं बोल देता हूँ, ये जो मैल्फिगियन बॉडी या जो मैल्फिगियन कॉर्पसल है, ठीक है, और ये पीसीटी और डीसीटी है, ये तीनों ही जो है ये रेनल कॉर्टेक्स में या जो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ओनली ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये ही सिर्फ जो है मेडुला में या किडनी के मेडुला में ये पेनिट्रेट होकर रहता है, ठीक है, सिर्फ यही रहता है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, इसमें बहुत सारे जो है नेफ्रॉन्स आके खुलते हैं, सिर्फ एक नेफ्रॉन नहीं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स आके इधर खुलते हैं। ये जो है दोनों पार्ट में ही, कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में ही ये प्रेजेंट होता है। अब इस लूप ऑफ हेनली कहाँ तक पेनिट्रेट कर रहा है, उसके हिसाब से हम जो है नेफ्रॉन्स को दो भागों में भाग कर देते हैं। एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक होता है आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनली जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, यानी कि मेडुला में ज़्यादा दूर तक जो है ये एक्सटेंड नहीं रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इसे जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोल देते हैं, यानी ज़्यादातर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है, यहाँ जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है वो ज़्यादा दूर तक जो है एक्सटेंड होता है मेडुला में, इसके कारण इसे हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल देते हैं। अब जो आर्ट्रियोल जो है निकल रहा है, जैसे हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोल देते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस से निकल रहा है, वो जो आर्टरी है ना, वो एक न्यूरॉन के ट्यूबुलर पार्ट के ऊपर अराउंड जो है एक जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम पेरीट्यूबुलरी कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। अब यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होता है ना, ये जब हेनली लूप ऑफ हेनली के उधर जो है एक नेटवर्क बनाता है, उसे हम वासा रेक्टा बोल देते हैं। अब ये वासा रेक्टा जो है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में रिड्यूस रहता है, यानी कि छोटा रहता है, लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है उधर ये अच्छे से बिल्ड होता है। ओके, अब चलिए आप पढ़ लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन, यानी यूरिन फॉर्म कैसे होता है। अब यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन और एक होता है सिक्रेशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब चलिए सबसे पहले स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को पढ़ लेते हैं। अब ये होता कहाँ है, ये होता है ग्लोमेरुलस में, इसके नाम में ही छुपा है। अब ऑन एन एवरेज हमारा जो किडनी जितना ब्लड जो है वो फिल्टर करता है वो है 1100 टू 1200 ml पर मिनट। ओके, जो कि हमारी वेंट्रिकल्स से जितना ब्लड जो है पंप होता है उसका सिर्फ 1/5 है। अब 1/5 क्यों हुआ, क्योंकि हार्ट जो है वो सिर्फ किडनी में ही ब्लड पंप नहीं कर रहा, वो पूरे बॉडी में ब्लड जो है पंप कर रहा है। ओके, उसके कारण ये 1/5 हो जाता है। अब जो ग्लोमेरुलस जो पार्ट है उसका जो ब्लड कैपिलरी का जो प्रेशर है ना ब्लड का, वो जो है ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है, जो कि 3 लेयर्स से जो है फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस के। और जो बोमेंस कैप्सूल है उसके बीच में 3 लेयर्स होते हैं जिससे ये फिल्टर होता है, और ये जो फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत फाइन होता है। अब वो लेयर्स क्या क्या है, ग्लोमेरुलर का जो है वो एंडोथेलियम पार्ट होता है, और जो है बोमेंस कैप्सूल का जो है एक एपिथेलियम पार्ट होता है, और इसके बीच में एक होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों चीज़ों से ब्लड जो है फिल्टर होता है और एक फाइन फिल्ट्रेशन होता है। और इधर जो है बहुत सारे जो है पोडोसाइट सेल्स जो है बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके बीच में बहुत सारे स्पेस होते हैं जिसे हम सिल्ट पोर्ट्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोल देते हैं, जो कि जो है एक कंगी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे पोडोसाइट्स प्रेजेंट है और उसके बीच में ऐसे स्पेस, जिससे एक कंगी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो है जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो जो है सक्सेसफुल होता है। अब इन फिल्ट्रेशन स्लेट्स के कारण फिल्ट्रेशन इतना ज़्यादा जो है फाइन होता है, जिसके कारण ब्लड का जो है सिर्फ प्लाज्मा वाला पार्ट है वो ही सिर्फ जो है फिल्टर हो जाता है, एक्सेप्ट द प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। ओके, अब इस फाइन फिल्ट्रेशन के कारण ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। अब 1 मिनट में हमारी किडनी जितने भी ब्लड को फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस में, उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोल देते हैं, जिसे हम जीएफआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जीएफआर से, ठीक है। अब जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का जीएफआर होता है वो 125 ml पर मिनट होता है या 180 लीटर पर डे होता है। ओके, अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जो है रेगुलेशन करने में भी किडनीज में बहुत सारे इनबिल्ट मैकेनिज्म स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे जो हम रास मैकेनिज्म भी बोल देते हैं, जिसमें ये मेनली पॉसिबल होता है जेजीए के कारण, जिसे हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोल देते हैं। ये एक स्पेशल रीजन है जो कि 2 चीज़ों की वजह से बनता है, एक है आपका डीसीटी और दूसरा है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इनके आसपास होने के कारण, यानी कि क्लोज होने के कारण जो है उधर एक कॉन्टैक्ट बनता है, जिसे हम जेजीए या जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोल देते हैं। अब उधर जो जेजी सेल्स होते हैं वो रेनिन सेक्रीट करता है, जो कि इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जो है रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब इस रास मैकेनिज्म को हम आगे भी बहुत इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो इसे अभी स्किप कर रहे हैं।
अब जो है यूरिन फॉर्मेशन के नेक्स्ट स्टेप यानी कि रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर देते हैं। अब हमें अभी अभी पढ़ा कि हमारे बॉडी में डेली जो है 180 लीटर्स ऑफ जो है ब्लड जो है फिल्टर होता है, ठीक है। लेकिन जो यूरिन रिलीज होता है वो ओनली 1.5 लीटर होता है, यानी कि 99% ऑफ जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब ही हो जा रहा है रेनल के ट्यूबुलर पार्ट में, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो अभी इससे हमें पता चल रहा है, ओके। अब जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है ना, उसमें बहुत सारे जो है एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आयंस को जो है एक्टिवली और पैसिवली जो है एब्जॉर्ब करा देते हैं, जिसके कारण ये रीअब्जॉर्प्शन जो है पॉसिबल होता है। अब फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम लाइक जो सब्सटेंसेस होते हैं, इसका जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो जो है पैसिवली एक्टिवली होता है, ठीक है। और इन्हें छोड़कर दूसरे जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं उनका जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिवली होता है, ठीक है। एक्टिवली मतलब उधर हमें एटीपी जो है कंज्यूम होगा उसे रीअब्जॉर्ब कराने में, और पैसिवली मतलब उधर एटीपी का कंजम्पशन नहीं होगा, ओके। और एक स्पेशल मेंशन, जो नेफ्रिन का जो है इनिशियल पार्ट है उधर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है हमेशा पैसिवली होता है, यानी कि किसी भी एटीपी मॉलिक्यूल का जो है कंजम्पशन नहीं होता है। अब लास्ट जो प्रोसेस होता है वो हमारे यूरिन फॉर्मेशन में वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अभी इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये हमारी मेड्यूलरी जो इंटरस्टिशियम है उधर जो है आयनिक बैलेंस बना के रखने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये चीज़ मैं इधर ही बोल दे रहा हूँ ताकि बार बार रिपीट ना करना पड़े। पीसीटी में सिर्फ H+ आयन और अमोनियम आयन का ही जो है सिक्रीशन होता है, डीसीटी में H+, K+ और अमोनियम आयन इनका ही सिर्फ सिक्रीशन होता है। और कलेक्टिंग डक्ट जो है इधर से दो चीज़ों का होता है, एक जो है हाइड्रोजन आयन और एक जो है पोटेशियम आयन, ओके। अब जो है हम एक एक ट्यूब्यूल्स के फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पीसीडी के बारे में पढ़ लेते हैं। पीसीडी जो है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से जो है लाइंड होता है। अब मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन जो है हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप होता है। अब पीसीडी में जो है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का। 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सिर्फ पीसीडी में ही रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओके। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, पीसीडी में जो है बाइकार्बोनेट आयन का जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनली की। अब लूप ऑफ हेनली का जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसमें सबसे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब इधर बात क्या है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनली का वो जो है वाटर के लिए परमेबल होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके लिए परमेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, जो वाटर है उसको ये जो है वहाँ से निकाल देता है, और जो यूरिन है जो मतलब फिल्ट्रेट है उसको ये कंसंट्रेटेड बना देता है, यानी कि हाइपरटोनिक बना देता है, ओके। लेकिन जो एसेंडिंग लिम्ब होता है वो जो है वाटर के लिए इम्परमिएबल है, यानी कि वहाँ से वाटर जो है पास नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है ये एक्टिवली या पैसिवली जो है ये परमिएबल है। तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइट को तो वहाँ से निकाल लेता है लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो यूरिन है या फिल्ट्रेट है वो हाइपोटोनिक बन जाता है, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है इसे याद रखना है। अब डीसीटी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम के साथ साथ जो है वाटर का भी जो है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब इसके साथ साथ जो डीसीटी है वो बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो है कैपेबल है। अब अगर कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो यहाँ से सिर्फ दो चीज़ों का ही जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक यूरिया और एक वाटर। और यूरिया जो होता है ना, इधर जो है जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो है बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, अब ये जो रीजन है जो खाली रीजन है इसे हम बोल देंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। अब ये मेडुला पार्ट है और जहाँ पे ये पेनिट्रेट कर रहा है ये लूप ऑफ हेनली, अब इस रीजन को हम जो बोल देंगे इसे हम बोल देंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में मैंने एक बात बोल दिया कि हम जो है ह्यूमंस जो है वो जो है यूरियोटेलिक है, ठीक है, यानी कि हम में जो है कंसंट्रेटेड यूरिन जो है हमारी बॉडी से निकलेगा, ठीक है। अब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का तभी ना निकलेगा कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमारी बॉडी में एक काउंटर करेंट मैकेनिज्म है ताकि जो है एक हायर ऑस्मोलैरिटी वाला यूरिन हमारे बॉडी से निकले, ठीक है। अब चलिए उस काउंटर करेंट मैकेनिज्म को पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म पढ़ने के लिए इस डायग्राम को जो अगर हम देखें तो बहुत इजीली समझ पाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। अब ये जो किडनी का कॉर्टेक्स रीजन है इसका जो है ऑस्मोलैरिटी होता है 300, यानी कम होता है, लेकिन जो मिडल रीजन है इसका ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होता है जो है 1200, ठीक है। अब जैसे जैसे ये अगर हम लूप ऑफ हेनली की बात करें, ये लूप ऑफ हेनली है, ठीक है। जब यहाँ से जो है फिल्टर नीचे उतरेगा तो ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। अब इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए मैंने अभी बोला ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है ये वाटर के लिए परमेबल है, तो इस वाटर को यहाँ से निकाल देता है, जिससे जो है सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन इधर बढ़ जाता है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन घट जाता है, जिससे जो है यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है और ये जो ऑस्मोलैरिटी है इसे ये मेंटेन रख पाता है, ठीक है। अब ये H2O किसको देता है, ये देता है वासा रेक्टा को, ठीक है। वासा रेक्टा अभी मैंने बात किया जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो इस लूप ऑफ हेनली के अराउंड होता है उसे हम जो है वासा रेक्टा बोलते हैं। अब ये वासा रेक्टा ये जो असेंडिंग लिम्ब है ना, ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, ठीक है। और ये असेंडिंग वासा रेक्टा है, ये जो है ना ये वाटर के लिए परमेबल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल है। अब यहाँ से ब्लड ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो हाई ऑस्मोलैरिटी से लो ऑस्मोलैरिटी में जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो है ऑस्मोलैरिटी से कम करना है तो उसके लिए वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका ही बिल्कुल ऑपोजिट जो है इधर
होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये जो है वाटर के लिए इम्परमेबल है, ठीक है, यानी कि वाटर यहाँ से पास नहीं कर सकता, इसलिए ये जो है NaCl को यहाँ से रिलीज करता है ताकि इसका जो ऑस्मोलैरिटी यहाँ से यहाँ ये जा रहा है ताकि इसको ये घटा सके। ओके, अब ये जो डिसेंडिंग वासा रेक्टा है इसमें ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है, लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी, ताकि ऑस्मोलैरिटी ये इंक्रीज कर सके तो ये NaCl इधर चला जाता है, ठीक है, जिससे कंसंट्रेशन इसका जो है बढ़ जाता है। ओके, तो ऐसे जो है जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है यहाँ ये सब जो है ये यहाँ रिलीज करता है, ये यहाँ रिलीज करता है, जिससे यहाँ का जो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम है इसका कंसंट्रेशन जो है मेंटेन रहता है। और एक स्पेशल बात, जो इधर कलेक्टिंग डक्ट है ये भी यहाँ से यूरिया को छोड़ता है कंडीशनली, ठीक है, ताकि जो है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो है कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। ओके, अब चलिए जान लेते हैं किडनी का जो ये फंक्शन होता है ना ये रेगुलेट कैसे होता है, ठीक है। तो 3 तरीके से ये रेगुलेट होता है, 3 चीज़ें इसे रेगुलेट कर सकती है, एक हमारा हाइपोथैलेमस, एक JGA, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा जस्टागोमेरुलरी apparatus, और एक कर सकता है वो है हार्ट के सेल्स। अब ये तीनों ही जो है हार्मोनल फीडबैक के द्वारा जो है ये हमारे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। अब सबसे पहले जब जो है हमारे बॉडी में या ब्लड में एक्सेसिव फ्लूइड जो है लॉस हो रहा है ब्लड से, यानी कि बॉडी से जो है ज़्यादातर जो है पानी जो है निकल जा रहा है या ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है निकल जा रहे हैं, तब जो है ऑस्मोरिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो इसे सिग्नल करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल कर देता है हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन स्टोर करता है जिसे हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, जो कि है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ये बढ़ जाता है। ओके, अब अगर वाटर या फ्लूइड का लॉस हो ही रहा है तो JG सेल्स या JGA जो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus है ये भी काम कर सकता है। कैसे? अब ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus के जो JG सेल्स होते हैं ना वो रेनिन को सीक्रेट करते हैं। अब ये रेनिन क्या करता है, हमारे ब्लड में एक चीज़ होता है जिसे हम एंजियोटेंसिनोजेन बोलते हैं, ये एक प्रोटीन होता है, इसे ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में और उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, जो कि हमारे ग्लोमेरुलर की जो ब्लड प्रेशर है उसको ये बढ़ाता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। अब इसके साथ साथ जो एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स एरिया है उधर से एक हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसे हम एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं। अब ये एल्डोस्टेरॉन भी जो है हमारे जो DCT होता है वहाँ से जनरली तो एब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का, लेकिन सोडियम के साथ साथ जो है जो वाटर है ये भी जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है, और इसी चीज़ को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या राज भी बोल देते हैं। अब ये दोनों मैकेनिज्म तभी हुआ जब हमारे बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो रहा था, ठीक है, लेकिन जब बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब क्या होगा, तब काम करता है हमारे हार्ट जो है वो एक काम करता है, वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे हम ANF या एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली क्या करता है, ये वैसों को डायलेट कर देता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसको जो है रिलैक्स कर देता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और इसके साथ साथ जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो भी जो है कम हो जाता है। और इसके साथ साथ ये भी देखता है कि ये जो रास है या ये जो हाइपोथैलेमस है ये ऑलरेडी ADH रिलीज कर रहा है कि नहीं, अगर कर रहा है तो इन दोनों चीज़ों को ही जो है ये बंद कर देता है। अब चलिए पढ़ लेते हैं मिक्चुरेशन। अब यूरिनेशन के प्रोसेस को ही मिक्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जब हमारी यूरिनरी ब्लैडर में जो है यूरिन फिल हो जाता है, ठीक है, यानी भर जाता है, तब जो वहाँ के स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो वहाँ एक्टिवेट हो जाते हैं और एक जो है इम्पल्स थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स ये जो है CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये यहाँ के जो कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं जिसे हम डिफ्यूजर मसल भी बोलते हैं, उसे ये जो है सिग्नल करता है ताकि वो जो है कॉन्स्ट्रक्ट करें ताकि जो है यहाँ से यूरिन पास हो। इसके साथ साथ ये जो है हमारे यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है इसको भी रिलैक्स करने का इन्फॉर्मेशन देता है ताकि यहाँ से ये जब कॉन्स्ट्रिक्ट करे तब यहाँ से ये निकल सके। ओके, अब ये रिलैक्स करेगा यूरिनरी स्फिंक्टर, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, तभी जो है यहाँ से यूरिन निकलेगा। ओके, तो ये था आपका मिक्चुरेशन। अब जो यूरिन फॉर्म होता है ना ये जो है लाइट येलोइश कलर का हो सकता है और वाटरी और स्लाइट एसिडिक हो सकता है जिसका pH अराउंड 6 होगा। ओके, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है जनरली ये ऑर्डर भी होता है, यानी कि उससे जो है हमें गंध भी मिलता है। ओके, ऑन एन एवरेज जो यूरिया का कंसंट्रेशन है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है पर डे वो है 25 से 30 ग्राम तक। ओके, अब ये जो यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक है ये वेरियस जो है कंडीशन के कारण जो है इफेक्ट हो सकता है। अगर इसका एक एग्जांपल ले कि जब जो है हमारे बॉडी में डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, तब जो है हमारे यूरिन से ग्लूकोज और कीटोन लाइक चीज़ें जो है निकल सकती है, ठीक है, तो इससे जो है हम अर्ली डायबिटीज़ को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन सिर्फ जो है किडनीज ही नहीं करते और भी दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे लंग्स जो है वो लार्ज अमाउंट में CO2 जो है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। लिवर जो है वो जो सब्सटेंसेस लाइक कोलेस्ट्रॉल और भी बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग्स, इन सबको जो है हमारे बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो हमारे बॉडी में जो है
एज ए एक्सक्रीटरी ग्लैंड जो है काम करता है। कैसे? ये हमारी जो है बॉडी से जो है NaCl और यूरिया, लैक्टिक एसिड ऐसी चीज़ों को जो है बाहर निकलता है। सिबाकस ग्लैंड यानी कि सिबासियस ग्लैंड यानी जो कि ऑयल ग्लैंड होता है हमारी स्किन में, जिसकी वजह से जो है हमारे बॉडी में जो है ऑयल रिलीज होता है स्किन में। आप ऊपर देख सकते हो, स्किन में अगर टच करो तो ऑयल से फील होता है, वो जो है जनरली सीबम होता है। अब सीबम जो है उसमें सिर्फ ऑयल नहीं होता, बहुत सारे वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन, स्टेरॉल्स, ये सब सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, जो कि ये निकाल देता है। ओके, तो स्किन को नरिश करने के साथ साथ ये जो है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी काम कर रहा है। अब चलिए हम जो है इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में है, यानी कि डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, पहला डिसऑर्डर है यूरीमिया, जिसमें जो है हमारे ब्लड में यूरिया का जो एक्युमुलेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि यूरिया का जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, जिसके कारण हमारे में जो है किडनी का फेलियर भी हो सकता है। अब अगर किडनी फेलियर है तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हेमोडायलिसिस। अब हेमोडायलिसिस हम करते क्यों है? हेमोडायलिसिस जो है हम जो है किडनी के फंक्शन को ऑल्टर करने में या जो है उसको मिमिक करने में करते हैं, क्योंकि किडनी अगर नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में जो वेस्टफुल सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इसको ही करने के लिए हम जो है आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं, जिसे हम हेमोडायलिसिस बोलते हैं। अब ये कैसे होता है वो देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे हाथ से या किसी भी जगह से कोई भी एक कन्वीनिएंट आर्टरी से जो है ब्लड को जो है हमारे बॉडी से निकाला जाता है। ठीक है, अब निकालने के बाद ब्लड जो है बहुत देर तक बाहर रहेगा, ताकि ये क्लॉट ना हो जाए। उसके लिए यहाँ इस ब्लड में जो है एंटीकोगुलेंट जैसे हेपारिन को यूज़ किया जाता है, ताकि ये क्लॉट ना हो। उसके बाद जो है इस ब्लड को एक सेलोफेन ट्यूब से पास किया जाता है। ओके, अब इस सेलोफेन ट्यूब में जो है बहुत सारे जो है एक सोल्यूशन होता है, जिसे हम डायलाइजिंग सोल्यूशन बोलते हैं। अब इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ये ब्लड के साथ बिल्कुल सिमिलर होता है, ब्लड के प्लाज्मा पार्ट के साथ, ताकि जो है ये डिफ्यूज़ हो पाए। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स है ये डिफ्यूज़ हो पाए, उसकी वजह से इसका जो है कॉम्पोजिशन ब्लड के प्लाज्मा के साथ सिमिलर होता है। ओके, अब डिफ्यूजन के बाद जो है इसे जो है इस सेलोफेन के से जो है निकाला जाता है। अब निकालने के बाद ब्लड हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लाया जाता है। फिर जो एक कोगुलेंट ऐड किया जाता है, ताकि बॉडी में जाने के बाद जो है ये फिर से क्लॉट हो पाए। ठीक है, कभी अगर क्लॉटिंग की जरूरत हो तो कर पाए। फिर इसे किसी भी एक वेन में जो हम जो कि इजीली अवेलेबल है, उस वेन में हमें ये ब्लड जो है डाल देना पड़ता है, और ऐसे जो है हेमोडायलिसिस परफॉर्म होता है। अपने एक डिसऑर्डर की बात करते हैं, रेनल फेलियर, जिसमें जो है किडनी हमेशा हमेशा के लिए काम करना बंद कर देता है। अब अगर किडनी हमेशा हमेशा के लिए काम करना बंद ही कर दे तो हमें जो है इसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब डोनर जो है जनरली जो है कोई भी फैमिली रिलेटिव होता है उसे ही चुना जाता है, ताकि जो है जो हमारे बॉडी का उस ऑर्गन को जो है एकदम रिजेक्ट करने का जो चांस है वो सबसे ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है, अगर हम रिलेटिव के साथ जो है उससे ट्रांसप्लांट करें। नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं रेनल कैल्कुलाई, जहाँ जो है हमारे किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे सॉल्ट्स का जो है डिपोजिशन हो जाता है। अब इस रेनल कैल्कुलाई को ही जो है हम किडनी स्टोन बोल देते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर की और लास्ट डिसऑर्डर की बात करें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इधर जो है हमारे ग्लोमेरुलर जो पार्ट होता है किडनी का, वो जो है डैमेज हो जाता है या उधर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब ये था आपका जो है फुल चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। होप आपको जो है ये रिवीजन वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।